आप लोगों के ऊपर इस चुनावी माहौल में आरोप लग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो झारखंड के साथ उपेक्षा कर रही है, भेदभाव की पॉलिसी कर रही है, हमारे 1,36,000 करोड़ लेके बैठी हुई है, वो पैसा नहीं दे रही है। हमने तो कहा कि भाई उसका ब्रेकअप तो दे, किस चीज़ का पैसा कब का क्या पड़ा हुआ है। मैं शुरू से ये बोलते रहा हूँ, आज तक कभी नहीं दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि 400 पार आप इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जैसे चुनाव के परिणाम में 400 पार होगा आप लोग संविधान ही बदल देंगे। देखिए 400 तो हम इसलिए मांग रहे हैं कि और मजबूती से काम करेंगे। कल्पना सोरेन ये कह रही हैं कि जिस मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, वो ये कह रही हैं कि वो जो ज़मीन है वो तो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा चुका है। अरे भैया उन लोगों ने सब बताया ना, उस जमीन के कागजात को कैसे हेर फेर लोगों ने किया। यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। अपने नाम से कोई मनी लॉन्ड्रिंग थोड़े होता है। नमस्कार, मैं मनीष मेहता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्योंकि अब हम छठे चरण के वोटिंग महज अब कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएंगे। मेरा सीधा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, यहाँ तक कि आप लोगों ने भी चुनाव की शुरुआत में ये नारा दिया था 400 पार। अब क्योंकि छठे चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं, वोटिंग होना है महज कुछ घंटे में, आपको क्या लग रहा है बीजेपी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, मैं झारखंड के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो चौथा और पांचवा चरण का चुनाव, यानी 7 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। अगर हम कहें कि 7 में से 7 सीट हमारे पास ही था, 6 सीट हम जीते हुए थे और 1 सीट बाद में गीता कोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी योगदान की, तो कुल मिलाकर के 7 के 7 सीट हमारे पास था। और आज चुनाव होने के बाद जो हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं से, बूथ स्तर से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है, तो मैं कह सकता हूँ 7 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन सर, क्योंकि जब आप इस तरह का दावा कर रहे हैं तो इसी प्रोग्राम में जब हमने कल्पना सोरेन से यही सवाल किया था तो उनका यही कहना था, जो दावा आप कह रहे हैं वही दावा वो भी कह रही है। नहीं, वो दावा करना और हमारी दावा करना में दोनों अंतर है। अंतर इसलिए कि आप देखेंगे वो सारे सीटें 2009 में भी जीते हैं, 2014 में भी जीते हैं और 2019 में भी जीते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा कि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सारी सीटें जीतती रही है और काफ़ी वोटों के अंतर से भी जीतती रही है। तो इसलिए ये दावा बिल्कुल साफ साफ है। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई कह रहे हैं कि भाई कभी हम जीते नहीं और हम दावा करें तब आप कहते कि हास्यास्पद है साहब, आपने तो कभी जीते ही नहीं है, बुरी तरह से आप हार गए थे। ऐसा तो है नहीं। हमने पहले भी रांची सीट, क्या कहते हैं, जो भी चुनाव हुआ है, चाहे चतरा का सीट हो, चाहे पलामू का सीट हो, अब देखिए ये सब सीट हम लगातार जीते हैं। लोहरदगा का सीट हो, खूंटी का सीट हो, तो अब जीतते ही रहे हैं। चाईबासा का सीट है जो पिछले बार नहीं जीते थे, तो बाद में गीता कोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी आए, तो हम कह सकते हैं वो भी सीटें हम जीते हुए थे। क्योंकि सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम 2 जो चरण झारखंड में हुए हैं उन 7 सीटों पर में से 7 आप जीत रहे हैं, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि चाहे आपके विपक्ष के साथी हों या कई एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले में 2024 में उस तरह की जो एक लहर थी, जो एक आंधी थी, मोदी वेव, वो इस बार वैसी नहीं दिख रही है। लेकिन आप लोग ग्राउंड में जा रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको? वो कौन से मुद्दे हैं जिसका एक अंडर करंट है? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज गिर भी रहा है, कुछ जगह पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी रहा है, तो ये ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने खास करके जो गरीब कल्याण का जो काम किया और देश में जो उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, सरकार ने जो काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब गांव-गांव तक आम जन है वो सीधे उससे लाभान्वित है।
अब इसलिए वो सारे लोगों ने मन बना चुके थे। और जहाँ तक आपने कहा कि बहुत हलचल नहीं दिखाई पड़ा, तो उसका विशेष कारण ये है क्योंकि अपोजिशन एक प्रकार से वो हार मान चुकी है। पहले क्या होता था, क्षेत्र में खूब संघर्ष होता था दोनों तरफ से, तो वो एक प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, रस्म अदायगी जिसको कह सकते हैं, वो एक प्रकार से पूरा कर रहे हैं कि भाई यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना है चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि चुनाव में परिणाम क्या आने वाला है। इसलिए जो संघर्ष जो दिखता है तो उससे पोल परसेंटेज भी बढ़ता है, हल्ला गुल्ला अधिक होता है तो दिखता है, तो हर लोग ताकत लगाते हैं। अभी तो बाकी लोगों की तो आप देखे होंगे कि उम्मीदवार तय करने में ही कितना समय लगाया, ये लड़ेंगे कि वो लड़ेंगे, वो तय ही नहीं कर पा रहे थे। और जिन्होंने तय किया तो एक प्रकार से कहिए कि उनको ज़बरदस्ती ही चुनाव लड़ाया। अरे तो कुल मिलाकर के जो क्षेत्र में फील्ड में जो एक प्रतिस्पर्धा होती है दलों के बीच में, तो दोनों तरफ से जोश अधिक होता है तो फिर लोग उसका दिखाई पड़ता है। तो इस बार एक प्रकार से अपोजिशन भले मीडिया में बाकी में बोल रहे थे, लेकिन धरती में उन्होंने शुरू से ही मान चुका था कि भाई चुनाव हम हार रहे हैं। और इस कारण से ये जो आपने कहा कि जिसको शिथिलता, बहुत हलचल नहीं दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में ही नहीं बल्कि 6 महीना पहले से काम कर रही है। हमारा अपना एक सिस्टम है, बूथ है जहाँ पर हम वर्क करते हैं, हमारे कार्यकर्ता है, टोली है, तो सारे लोग सिस्टम में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सर बतौर प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि 2019 के मुकाबले में 2024 का चुनाव इसलिए आपके लिए भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 2019 में झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार आपने कहा है कि हम 14 की 14 सीटें मोदी जी को समर्पित करेंगे या जीत करके देंगे गिफ्ट के रूप में। लेकिन चैलेंज ये है आपके सामने कि 2019 में राष्ट्रवाद की लहर थी पूरे देश में, झारखंड भी इसे छूता नहीं रहा। 2024 में आपको क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके दावों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीत के परिणाम में कन्वर्ट कर देंगे? देखिए, मैंने क्या कहा कि सारे मुद्दे आज भी मौजूद है, राष्ट्रवाद भी मौजूद है, गरीब कल्याण योजना भी मौजूद है, और बढ़ते जिसको क्या कहते हैं ना करप्शन पर जो सरकार ने कार्रवाई की है एजेंसी ने, तो ये सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन हमने कहा कि इसलिए चूँकि आपको बहुत नहीं दिखता है धरती पर, क्योंकि अपोजिशन ने एक प्रकार से हार मान चुकी है, और मुद्दा वही सारे मुद्दे हैं जो मुद्दा 2019 में भी था, 2024 में भी है। क्योंकि राष्ट्रवाद तो रहेगा ही रहेगा कि राष्ट्र के बिना हम और आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए देश की सुरक्षा, देश की मान और सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दुनिया में बढ़ी है, ये दुनिया मानती है इस बात को। लेकिन सर मैं आप ही के बात को आगे बढ़ाता हूँ। यही सवाल जब हम लोगों ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन से पूछा इसी कार्यक्रम में, तो उनका ये कहना था कि अगर अभी 10 साल से मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जब मोदी नहीं थे तो क्या ये देश नहीं था, क्या ये देश आगे नहीं बढ़ा आज़ादी से लेकर 2014 तक? तो आप ये मान कर चलिए, उनका ये शब्द थे कि अगर मोदी नहीं रहेंगे तो भी ये देश रहेगा और ये आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूँ ना कि आप देखे होंगे देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो दुनिया में देश की प्रतिष्ठा कहाँ थी, ये हर कोई देख सकता है, हर कोई समझ सकता है। आज अगर आप देखें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चलता है और दुनिया के माने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके युद्ध को रुकवाता है और भारतीयों को निकालता है, जो कि दोनों को अगर विश्वास है, भरोसा है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। पहले आप देखते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कई बार उसको कहा, पहले लोग क्या होता था जो इजराइल जाता था, फिलीपींस से एक आ कहते हैं ये बगल में जो फिलिस्तीन भी वो जाया करते थे, यानी उसको एक प्रकार से पेचअप करते थे। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री ने जब वहाँ गए तो वहीं गए, यहाँ गए तो यहाँ गए। और आज जितनी भी मुस्लिम वर्ल्ड में
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान है या उनको लोगों ने सम्मानित किया है, आज तक कभी किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसा लोगों ने सम्मानित नहीं किया। क्योंकि किसी और को देख करके देश के प्रधानमंत्री काम नहीं करते, वो अपना देश को ध्यान में रख करके, देश के 140 करोड़ लोगों के हित को ध्यान में रख करके काम करते। तो आज अगर दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसमें से नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब दिखता है साहब, पहले भारतीयों को किस प्रकार से लोग देखता था वो दुनिया को पता है। सुरक्षा को लेकर के ही आप देखेंगे 2014 के पहले इस देश में आए दिन बम ब्लास्ट होता था शहरों में। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के यहाँ करके चले जाते थे, हम कुछ नहीं कर पाते थे। मोदी जी ने कहा था कि भाई ऐसा नहीं होगा, जो अगर यहाँ आकर के करेगा तो हम घुस करके मारेंगे, और शुरू किया। नतीजा क्या हुआ? 10 वर्षों में आप देख रहे होंगे पूरा देश में अमन चैन है। जम्मू कश्मीर के बारे में 370 के बारे में लोग क्या कह रहे थे कि होगा तो बड़ा होगा। आप देखें ना, कोई मुस्लिम कंट्री भी तो कहीं कुछ नहीं कहा। पहले हम इस प्रकार से हम इंटरनल पॉलिटिक्स को भी हमने ही दुनिया में ये ले गया था, भारत ने ही इसको ऐसा बना दिया था, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। 370 भी समाप्त हो गया। आप देख रहे होंगे कहाँ दुनिया से भारत का संबंध कोई बिगड़ा। उसके बाद G20 हुआ, सब कुछ हुआ, पूरा दुनिया में देख रहे हैं। तो सर, आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र कर दिया। सबसे बड़ा आरोप आपके विपक्षी साथी यही लगा रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अरे वो तो वर्षों तक वोट मांग रहे हैं, वो तो वर्षों तक वही करते रहा है। अगर उसकी जवाब नहीं देंगे तो ये गलत होगा। वो तो वही करते रहा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई, जब तक धार्मिक स्थलों से राजनीति संचालित होते रहेगी, तब तक मैं समझता हूं कि दूसरा पक्ष भी चुप क्यों रहेगा, वो भी बोलेगा ही ना। आज अगर उसकी जवाब मिल रहा है सीधा सीधा, तो उन लोगों को अब तकलीफ होने लगा। पहले तो नहीं मिलता था, कोई बोलता नहीं था। भाई, सच को सच बोलने में क्या दिक्कत है? आज तो बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। अब उन लोगों को परेशानी हो रही है। आपने तो यही राजनीति ही किया वर्षों तक। सर, इस बीच को कि हमने देखा वो तस्वीर कि जब रामलला का पट खुलता है और एक नए मंदिर में भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं, काफ़ी चर्चा हुई उसको लेकर के। इस बार भी के चुनाव में वो सियासी मुद्दा भी बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक नारा आपके पार्टी के कई नेता लगा रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, इसको कैसे देखते हैं आप? इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारा विचार क्या, सब है, कोई एजेंडा में तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई एजेंडा में नहीं है। जी, अब आगे चलते सर। इस बीच क्योंकि सर, अब झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार, इसको आपने सबसे बड़ा हथियार बनाया है। लेकिन इसी मुद्दे पर विपक्ष आप पर हमलावर है और वो ये कह रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, विपक्षी नेताओं को परेशान करने में, डराने में, धमकाने में और चुनाव को प्रभावित करने में। सर, नोटों के पहाड़ तो सबने देखा है। भाई, किसके यहाँ मिला नोट? उन्हीं लोगों के नोट मिल रहा है ना। भाई, जिन लोगों ने, आखिर ये नोट कहाँ से आया इन लोगों के पास? ये तो करप्शन का ही पैसा है, लूटा हुआ पैसा है जनता के। कोई उनके पास कोई बिजनेस तो है नहीं। एक नौकर के घर में अगर 35 करोड़ रुपया मिल जाए, एक IAS ऑफिसर के ठिकानों से अगर 20 करोड़ रुपया मिल जाए, एक इंजीनियर के ठिकानों से इतना पैसा मिले, कितना वेतन मिलता है उनको? तो फिर कार्रवाई तो होगी ना। और मैं तो एक बात कहता हूँ, JMM के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सत्ता में बैठे हुए या बाहर बैठे हुए, आप लोग शायद विधानसभा में आप सब लोग जाते हैं, देखते हैं। विधानसभा में हमारे विधायक CP सिंह सीनियर विधायक है,
विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ में झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। विधानसभा में डीसी के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, भाई रांची के डीसी आर्म्स के लाइसेंस बनाने में पैसा लेते हैं, और संभवतः 3 या 5 लाख रुपया का उन्होंने आरोप लगाया सदन में खड़े होकर के। आज चंपई सोरेन बताओ क्या कार्रवाई किया, जेएमएम के नेता बताओ क्या कार्रवाई किया। मैं ये कह रहा हूं, अगर हम सीएम होते तो मैं अपना चेंबर जाता और सीपी सिंह को भी बुलाते, आप पूरी तथ्यों को ले लेते और डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते और कहते शाम तक जांच करके हमें बताया जाए। अगर बात सच होती तो उस डीसी के ऊपर एफआईआर भी होता और उसी दिन गिरफ्तार करके जेल भेज देते। आपने साहब एक विधायक उठा रहे हैं, विधायक का काम क्या होता है, कहीं भी गड़बड़ी होता है उसका आवाज़ उठाना, जनता की आवाज़ बनना सदन में। आप कार्रवाई नहीं कर रहे और कह रहे हमारे लोगों को जेल में डाला, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचारियों को आप बचाएंगे, तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। सिंपल गणित है, सिंपल नियम है, उसमें से कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। लेकिन सर इस बीच कल्पना सोरेन ये कह रही हैं कि जिस मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, वो ये कह रही हैं कि वो जो ज़मीन है वो तो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, उसका जो रैयत है वो सामने आ चुका है। अरे भैया, उन लोगों ने सब बताया ना उस जमीन के कागजात को कैसे हेर फेर लोगों ने किया। और वहाँ आज भी जाएंगे, इतना बड़ा बाउंड्री बना हुआ, किसी से भी पूछेंगे सब हेमंत सोरेन का है। वहाँ जो क्या बोलते हैं, कोई सब मुंडा थे, एक दिन मैंने उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे हैं कि भाई हमको इन लोगों ने रखा है, इनका है पूरा एरिया। यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। अपने नाम से कोई मनी लॉन्ड्रिंग थोड़े होता है कि हमने 2 नंबर के पैसा इकट्ठा किया, भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया और आपके नाम से हमने जमीन परचेज किया। और फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसको रिस्टोर किया। उस समय जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हो रही तो उससे एक दिन पहले रिस्टोर हुआ। क्या बात करते हैं लोग ऐसा में। लेकिन सर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में झारखंड आए हुए थे तो उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा, इसी मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, उनका ये कहना था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी आदिवासियों का अपमान है, बीजेपी ने आदिवासियों का अपमान किया। आपने भी देखा होगा उनका भाषण, पढ़ा भी होगा अखबारों में। नहीं, अगर कोई चोरी करे तो क्या वो चाहते हैं उनको गिरफ्तारी नहीं करेंगे? भाई उन लोगों के क्या मॉरलिटी है? जो मुख्यमंत्री गिरफ्तार करके जेल गए और मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया, पहले वो क्या भाषण दिया करते थे? जो पहले कहा करते थे हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, और बाद में वो 45 करोड़ का शीश महल बनाया अपने लिए। क्या लोगों को वो बताएंगे भाई? कोई ना अरविंद केजरीवाल को नहीं जान रहा है आज की तारीख में, पूरे दुनिया जान रहा है वो। इसलिए इन लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। इस बीच आप लोगों के ऊपर इस चुनावी माहौल में आरोप लग रहे हैं, चाहे कल्पना सोरेन हो, चंपई सोरेन हो या विपक्ष के दूसरे बड़े नेता, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो झारखंड के साथ उपेक्षा कर रही है, भेदभाव की पॉलिसी कर रही है। हमारा कोयला लेती है, हमें बिजली पर्याप्त नहीं देती है, हमारे 1,36,000 करोड़ लेके बैठी हुई है, वो पैसा नहीं दे रही है। तो इस तरह के कई आरोप लगाती है विपक्ष के जो। हमने तो कहा कि भाई उसका ब्रेकअप तो दे, किस चीज़ का पैसा कब का क्या पड़ा हुआ है। मैं शुरू से ये बोलते रहा हूँ, आज तक कभी नहीं दिया। तो ब्रेकअप आप चाह रहे हैं कि आपको दिया जाए? हाँ, नहीं, हमको क्या, सार्वजनिक जनता को भी बतावे ना। 1,36,000 बोल रहा है तो होगा ना कि भाई इस मद में ये पैसा बकाया है, अमुक साल का इतना बकाया है। अगर आपका कोई मोबाइल का ही बकाया होगा तो आपका होगा ना डिटेल भाई। बिजली बिल ही आपका बकाया अगर एक बार में आपने नहीं दिया 1 लाख रुपया आ जाता है, तो 1 लाख रुपया पूरा आपका डिटेल भेजता है कि नहीं बिल? भैया आप डिटेल मांगते हैं कि भाई दिखाओ कि कब मेरा बिल कब बचा बकाया है, उसमें क्या इंटरेस्ट है, कितना ही हुआ। तो ये कॉमन बात है। मैंने तो बार बार कहा कि भाई इसको डिटेल तो बताओ।
ये राजनीति करने से काम नहीं चला। मैं खुद मदद करूंगा आपको झारखंड के हित के लिए, लेकिन आज तक तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने ना विधानसभा में कोई पटल पर उन्होंने रखा कि ये ब्रेकअप है, ना कोई मीडिया को दिखाया। व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, अगर मीडिया को भी कोई ब्रेकअप पूरा दिखाता कि कब कब का क्या क्या बकाया है। आखिर आप, हमने कहा कि अगर आप टेलीफोन बिल ही बकाया हो जाता है, होता है, बिजली बिल भी बकाया हो जाता है, होता है कई कारणों से अगर कोई नहीं देता है, लेकिन बिल थोड़े जोड़ता है। जब उनसे आप डिटेल मांगोगे तो डिटेल वो बिल भेज देता है। हाँ, पिछले साल जून में इतना आपका बकाया था, जुलाई में आपका इतना हो गया, विथ इंटरेस्ट आपका इतना हो गया, आता है ना। तो ये कहाँ दे रहे हैं वो? सिर्फ राजनीति करने से थोड़े काम चलेगा। और आप तो पैसा ले ही नहीं पा रहे हो, काम ही नहीं कर पा रहे हो। जल जीवन मिशन जो नल से जल घर तक पहुंचाने, क्या हालत कर दिया है आपने झारखंड में। गांव गांव चले जाइए, काम नहीं करता है। छोटी सी बोरिंग हुआ, फिर नल जो बैठा है वो भी ऊपर ऊपर बैठा है, कोई गाड़ी उड़ी चलती है दब के सब पर टूट जाता है चक्कर में। जिस दिन जांच होगा तो भी बड़ा घोटाला होगी, तो ठेकेदार तो जाएगा ही जाएगा, मंत्री लोग भी जाएंगे, फिर ये लोग कहेगा कि तंग कर रहे हैं। भाई आप कोई काम तो ईमानदारी से करो ना, प्रामाणिकता से करो, गरीबों के लिए करो। उसके लिए जनता ने चुना था, कि लूटने के लिए नहीं चुना है आपको। सर, इस बीच को कि आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में दो शब्द सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आरक्षण और संविधान। आरक्षण का जिक्र आप भी कर रहे हैं, आरक्षण का जिक्र वो भी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग आए तो जो एसटी, एससी, ओबीसी में जो आरक्षण जिन लोगों का मिल रहा है उससे वो उसका हक छीन करके एक खास वर्ग को दे दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तीसरा टर्म तो आरक्षण को ही समाप्त कर देंगे। देखिए, वो तो एक प्रकार से प्रोपगंडा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें वो बोल रहे हैं। और हम जो बोल रहे हैं, हमारी पार्टी जो बोल रही है, वास्तविकता है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में उन्होंने वही काम किया, कर्नाटक में उन्होंने वही काम किया। तो जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनी वो काम किया, उसी बात को हम बता रहे हैं। हम कोई नए सिरे से अलग से कुछ हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं। उनकी जो मानसा है, और अभी आपने देखा कि बंगाल का भी उन्होंने जिस प्रकार से मुसलमानों को बिना कोई जांचे परखे उनको ओबीसी की कैटेगरी में डाल करके, यानी आप ओबीसी कैटेगरी जो पहले से लोग हैं उन लोगों के रिजर्वेशन को उनके बीच में बांटने का ये जो नया नया तरकीब, नया नया षड्यंत्र, ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको निरस्त किया है। तो कहने का अर्थ है, ये तो दिखता है साफ ने, हम तो उस बात को बोल रहे हैं। अब वो तो इसलिए राजनीति कर रहे हैं, जैसे लोग गाँव घरों में क्या होता है, भाई चोर भी चोर चोर आवाज़ देता है, तो यही काम है ये लोग कर रहे हैं। तो जनता इन लोगों को समझ रही है, पहचान रही है, जान रही है जनता कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि 400 पार आप इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जैसे चुनाव के परिणाम में 400 पार होगा आप लोग संविधान ही बदल देंगे। देखिए, 400 तो हम इसलिए मांग रहे हैं कि और मजबूती से काम करेंगे, और ये कोई बहुत बड़ा संख्या हमारे लिए नहीं है। 303 तो पिछले लोकसभा में बीजेपी को सीटें मिली थी। एनडीए गठबंधन के पास 353 या 54 ऐसे सीटें था ही, तो कितना सीटें बढ़ानी थी? 47। तो कुछ साउथ में बढ़ेंगे, कुछ बंगाल में बढ़ेंगे, कुछ यूपी में बढ़ेंगे, तो बढ़ जाएगा। संविधान बदलने का इरादा तो नहीं है? अरे संविधान तो क्या, संविधान तो इन लोगों ने कितना बार चेंज किया। संविधान को तो जैसे तैसे कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, इमरजेंसी लगा करके। कौन नहीं जानता है। और इसलिए ये लोग तो संविधान को जब इमरजेंसी और उस समय उसका प्रेम्बुल तक को चेंज किया है। 80 बार अगर संविधान में कोई संशोधन हुआ है तो कांग्रेस के राज्य में हुआ है, बीजेपी ने कब किया है? और बीजेपी तो ये मानती है कि आज अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण। आज अगर बाबूलाल मरांडी झारखंड में मुख्यमंत्री भी बने थे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण। तो हमारा संविधान, हम तो संविधान की हिफाजत के लिए जान की बाजी हम लोग लगाने वाले लोगों में से। ये कांग्रेस पार्टी और उस गठबंधन के ऐसा नहीं जैसे तैसे वो लोग अपने ढंग से सब कुछ चलाना चाहता है। बगल में उनकी बंगाल है, देख लीजिए क्या होता है वहां पर। चुनाव कभी होता है कोई शांतिपूर्ण ढंग से? बिहार में भी पहले जमाने में क्या होता था, चुनाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब बीजेपी जैसे जैसे मजबूत हुआ मामला सब ठीक हुआ, नहीं तो सब बूथे लूट लिया जाता था।
ये लोग कोई कॉन्स्टिट्यूशन मानता है? ये लोग आज भी ये लोग नहीं मानता है। आज भी अपने आप को संविधान और कानून से ये लोग ऊपर मानते हैं। इसीलिए लोग चोरी भी करेंगे, गिरफ्तारी होगा तो बोलेगा कि साहब हमको क्यों पकड़ा, परेशान किया जा रहा है। ये क्या मतलब, तुम चोरी करोगे तो पकड़े ही जाओगे। तो ये इन लोगों की स्ट्रेटेजी है, जानबूझ करके एक इस प्रकार की प्रोपगंडा करना। सर क्योंकि अब चुनाव जो है संथाल परगना में अब इन प्रवेश कर रहा है। संथाल परगना जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी हम कह सकते हैं कि कमज़ोर पक्ष भी है, आपका मजबूत पक्ष भी है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार हवा थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है। आपने सोरेन परिवार की जो बड़ी बहू है अब वो आपके साथ नज़र आ रही है, लेकिन सोरेन परिवार के चाहे वो बसंत हो या कल्पना सोरेन हो, वो ये कह रहे हैं ये चुनाव है, धर्म युद्ध है। तो सामने में चाहे वो परिवार का ही एक सदस्य क्यों ना हो, लेकिन जीत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि संथाल परगना में 3 लोकसभा सीट हैं और 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही था। गोड्डा तो हम लगातार जीतते रहे और दुमका भी हमने कहा कि पिछले बार जीते ही थे, काफ़ी अंतर से जीते हैं, 40-50 हज़ार वोट से जीते हैं। राजमहल सीट पिछले बार हारे हैं, लेकिन इस बार हम सब लोग काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि संथाल परगना तीनों के तीनों लोकसभा सीट इस बार बीजेपी जीतेगी। कोई नई बातें नहीं है। और हमारा जीता हुआ सीट है, पहले भी जीते हुए सब सीटें। 28 को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं सर संथाल परगना में। हाँ, 28 तारीख को आ रहे हैं, दुमका आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है उससे एक हवा का रुख और नहीं, स्वाभाविक है, जब देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो देश में जितना बड़ी संख्या में लाभार्थी है वो भी उत्साहित होंगे, कार्यकर्ता भी उत्साहित होंगे, समर्थक भी उत्साहित होंगे और उत्साह से मतदान करेंगे। सर चलते चलते ये बता दीजिए कि दुमका में क्या होने वाला है, क्योंकि ज़बरदस्त टक्कर नज़र आ रहा है। हम भले ही बात रांची में कर रहे हों, लेकिन झारखंड की सियासत हो या राष्ट्रीय हम कह सकते हैं कि मीडिया, सब जगह दुमका की चर्चा हो रही है। देखिए, दुमका में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सीता सोरेन जीत रही है और काफ़ी वोटों के अंतर से वो जीतेंगे। लेकिन सर एक और अहम सवाल है जिसका जवाब से ले लेना है। इस बीच जयंत सिन्हा, राज सिन्हा, इनको लेकर के जो विवाद हुआ है या जो चिट्ठियाँ वो लिख रहे हैं, सार्वजनिक हो रही हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं ये पूरा मामला को आप? वो सब हमारा परिवार का मामला है, अंदर का मामला है, वो सब हम लोग अपना ठीक कर लेंगे। चलिए सर, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां जो हैं वो बाबूलाल मरांडी के कंधों पर है। पिछले बार का जो रिजल्ट था 12-2 का, इस बार बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम ने ये शूट किया है कि इस नंबर्स को भी हम बढ़ा देंगे। देखने वाली बात यह है कि 4 जून को क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड की सियासत में इस बार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो और भी गर्म और तेज़ है। अपने तमाम सहयोगियों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।